हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स के बारे में बात करूंगा। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रीलिम्स का आइडिया है, तो उनको भी इस वीडियो में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ नई चीज़ें बताने वाला हूं। क्योंकि जो थोड़ा सा पैटर्न आप कह सकते हो कि डिफरेंट तरह से चीज़ें पूछी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उनको मैं बताऊँगा। और जो लोग अब शुरू करने जा रहे हैं, जिन्होंने पहले उतना इफेक्टिवली चीज़ों को तैयार नहीं किया था, तो उनके लिए, अगर वो आर ओ के लिए कर रहे हैं तो, और जो बाकी यूपी पीसीएस के लिए, जो प्रीलिम्स के लिए देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आरओ और यूपी पीसीएस में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, यानी कि जो थोड़ा सा ऐसे जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। जैसे कि आरओ में हिंदी आती है अलग से 60 नंबर की, यूपी पीसीएस में ये चीज़ सीसेट में ही आती है, यहाँ पे सीसेट होता है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें कुछ अलग है, लेकिन कोई ऐसा जो सिलेबस आपको जो पढ़ना है, जो चीज़ें आपको तैयार करनी है, उनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, या चैप्टर्स नहीं बल्कि जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा ये होता है कि कोई सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है आरओ में, कहीं यूपी पीसीएस में वो चीज़ थोड़ी कम पूछी जा रही है। बाकी मेजर जो चीज़ें हैं ना, वो सेम रहती हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा वो आरओ और यूपी पीसीएस दोनों के प्रीलिम्स के लिए काम करेंगी। इनको अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो आपका प्रीलिम्स कम से कम नहीं रुकेगा किसी भी हालत में। और जब बोल रहा हूँ कि इतने से हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इतनी चीज़ों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि आरओ में 60 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, यूपी पीसीएस में सीसेट है। सीसेट में 66 मार्क्स, यानी कि 66 मार्क्स आउट ऑफ 200, यानी कि ये 200 में से 66 लाने होते हैं, तभी आपका पहला पेपर जो है ना वो चेक होगा और उसकी कट ऑफ वगैरह काउंट की जाएगी। अगर आपने इसमें ये 66 नंबर नहीं पाए 200 में से, तो आपका मतलब आप फेल हो, पहले ही फेल हो। भले ही आपके पहले पेपर में कट ऑफ क्लियर हो, आपके 100 के ऊपर नेट क्वेश्चन सही हो, लेकिन अगर आपका सीसेट में 66 नंबर नहीं है तो आप पास नहीं होगे। इसलिए सीसेट को आपको हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली जिनकी मैथ भी वीक है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी वीक है, और रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और हिंदी इंग्लिश भी थोड़ा ऊपर नीचे ही है, 18-19 ही है। तो उनको बहुत ध्यान देना है सीसेट को लेकर के। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि 200 में से 66 लाने हैं तो हम तो पास हो ही जाएंगे, नहीं होंगे पास। अगर आपने उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनाई, उसके लिए पढ़ाई नहीं की, तो कहीं ना कहीं आप सीसेट में रह जाएंगे। सीसेट के लिए मेरा एक ऑलरेडी वीडियो डेडिकेटेड है, 17 मार्च के पहले ही मैंने इसको दे दिया था। उसमें मैंने A to Z पूरा बताया हुआ है। उस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई गई हैं, अगर आपने उतना कर लिया, किसी भी कीमत पे आपके 80-90 नंबर से कम नहीं आएंगे। और उसमें मैंने हर सब्जेक्ट का डिकोड किया हुआ है कि लाइक आपको हिंदी में कैसे अप्रोच करना है, इंग्लिश में कैसे अप्रोच करना है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में क्या करना होता है, रीजनिंग में किस तरह से कर सकते हो, मैथ अगर आप नहीं भी छूते हो ना, तब भी आप आराम से 80-90 नंबर कर ले जाओगे। इतना उसमें समझाया हुआ है। तो वो वीडियो आप सर्च करोगे, अर्जुन बैच में है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरे नाम से सर्च करोगे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बात करोगे हिंदी की, हिंदी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है आरओ के लिए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बताया था। मैंने उसमें आपको एक किताब मेन बताई है और बाकी 2-3 सोर्सेज और भी बताए हुए हैं। तो इनमें से 2 किताब आप कोई ले लोगे और उसको सिर्फ और सिर्फ कर लोगे ना ढंग से, तो आपके आरओ हिंदी में 58-59 नंबर हर हालत में आ जाएंगे। और ध्यान रखना कि मैंने स्मार्ट वर्क का उसमें बताया हुआ है आपको कि किस तरह से आपको स्मार्टली चीज़ों को करना है, रादर देन कि आप सारी चीज़ें मोटी मोटी पढ़ें और उसके बाद में फिर आपका सारा समय उसी में चला जाए। हिंदी में जितना ईजी या जितनी मॉडरेट चीज़ें आती हैं, उसी तरह से उसको तैयार भी करना है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये चीज़ें अलग हैं भाई। आरओ का प्री भी आपको देना है, यूपी पीसीएस का भी देना है। तो जो जीएस का सेक्शन है वो तो आप कहीं ना कहीं सेम पढ़ते हो, लेकिन हिंदी और सीसेट में आप कंफ्यूज हो जाते हो। हिंदी पढ़ते हो तो सीसेट रह जाता है, सीसेट पढ़ते हो तो हिंदी रह जाता है। एग्जाम के 15-20 दिन पहले यही दोनों सेक्शन आपको हैम्पर करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो इसलिए दोनों पर इक्वली ध्यान देना जरूरी है, हिंदी और सीसेट पर। तो ये मैंने आपको इनका समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि जीएस में क्या करना होता है, किन सब्जेक्ट्स पर पहले फोकस करना होता है। अब देखो, यहाँ पे जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ ना, इनको ध्यान से समझ लेना यहीं के यहीं, और हो सके तो नोट कर लेना कहीं अपने छोटे से किसी चीज़ पे, सो दैट आपको ये चीज़ें याद रहे। देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप चाहे 2 साल बाद एग्जाम दो, चाहे आप 4 साल बाद एग्जाम दो, यूपी पीसीएस के पेपर में और आरओ के पेपर में ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा रहेगा। आप कभी भी पिछले पुराने, चाहे आप पीवाईक्यू की हेल्प ले लो, चाहे आप नया पैटर्न देख लो, चाहे आप अगले साल अभी जब आपका पेपर होगा तब देख लेना, चाहे ये जो 2024 में होने वाले हैं इनका देख लेना। ज्योग्राफी आपको धोखा नहीं देगा। तो इसमें आपने अगर इंडियन ज्योग्राफी, इसमें 2 पार्ट आते हैं, इंडियन एंड वर्ल्ड, दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें चीज़ें जो होती है ना, उनको आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हो। इंडियन में क्या है कि आप चीज़ों को देखते रहते हो। तो अगर आपने ज्योग्राफी को ढंग से तैयार कर लिया, तो ये आपको आरओ यूपी पीसीएस दोनों में रिटर्न देने वाला है। तो इसको इसलिए पहले प्रायोरिटी पे आपको रखना है। उसके बाद में बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। देखो, यूपी पीसीएस की अगर बात करोगे, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कहीं ना कहीं बराबर आती है, एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा कम पूछी जाती है। लेकिन आरओ में क्या होता है कि आरओ में मेडिवल और एंशिएंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इससे ये समझ में आता है कि हिस्ट्री को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, हिस्ट्री तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अब हिस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, इतनी चीज़ें हैं, मतलब हिस्ट्री बहुत अपने आप में बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री का। तो इसमें क्या होता है कि आप पूरी हिस्ट्री कभी भी तैयार करके जा ही नहीं सकते। कितना भी पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं ऐसी ना कुछ चीज़ें रह ही जाएंगी जो किसी न किसी रूलर के बारे में या कोई ना कोई ऐसी बहुत छोटी चीज़ होगी, और आपसे पूछी जाएगी तो आपको उसका आंसर नहीं पता होगा।
इसलिए हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्राण नहीं देने होते हैं। एक जो मोर देन एवरेज वाली चीज़ है ना, वो आपको रखनी होती है। मान लो कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से आपने 7-8 कर लिए, वेल एंड सो गुड। अगर टोटल मान लो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, 22 में से आपने 17-18 कर लिए, वेल एंड सो गुड। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब करें क्या, देखो एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा कम ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ो मत, इसको पढ़ना है, लेकिन मिडिवल और मॉडर्न को ज़्यादा पढ़ो। इसमें जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी लिमिटेड है और इसमें इंपॉर्टेंट आपको पता चल जाता है कि चलो ये रूलर इंपॉर्टेंट है, मुगल्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलरली जो मुगल में टर्मिनोलॉजी है ये पूछता है, सल्तनत टाइम पे ये कुछ कुछ रूलर्स हैं इनके बारे में पूछता है, कुछ कुछ बैटल पूछता है। तो आप चीज़ें जान पाते हो क्योंकि ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तो इसके आसपास की चीज़ें मेन पढ़ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी यही होता है कि कुछ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं कि उनको आप अगर पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आप आंसर निकाल ले जाते हो। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्राइमा फेसी पता ही नहीं लगेगा कि ये एग्जाम में आने लायक है या नहीं, और वो आ सकती है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही देख करके टाइम इन्वेस्ट करें। क्वेश्चन भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, मॉडर्न और मिडिवल में क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं, और ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है। मतलब हिस्ट्री आप छोड़ के नहीं जा सकते। देखो हिस्ट्री में ये तो बात है कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे रैंडम आएंगे और आपके गलत भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना पड़ता है। तो यही एक भाई टफनेस है, यही एग्जाम का नेचर है। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसे मेजर सब्जेक्ट है कि इन पर आपको फोकस करना ही करना है। इसके बाद में आपने एक नया जो आप होता है ना, जो आप कहते हो कि नए पैटर्न के हिसाब से बताइए। नए पैटर्न के हिसाब से ये है कि अभी तक क्या होता था कि जब आप साइंस की बात करते थे, साइंस में क्या होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें क्या होता था कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आता था, उसके बाद केमिस्ट्री आता था, उसके बाद फिजिक्स के कभी क्वेश्चन आ गए तो आ गए, वरना आता ही नहीं था। 2 साल से तो यही हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल बायो के आपके 7-8 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते थे, कई बार 4 क्वेश्चन हो जाते थे, और फिजिक्स के या तो आपके आते नहीं थे और आते भी थे तो 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जाता था। इस बार क्या हुआ, आर के पेपर में जो 11 तारीख को हुआ कि फिजिक्स के आपके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, और उसके बाद में बायो के 1-2 क्वेश्चन थे, और शायद केमिस्ट्री के या तो थे नहीं या 1-2 क्वेश्चन थे, मुझे एक्जैक्टली अभी इतना याद नहीं है, लेकिन फिजिक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे और बायोलॉजी बहुत कम हो गया था। तो इससे आपको ये पता लगा कि कोई भी सब्जेक्ट अगर उसके क्वेश्चन 1-2 साल नहीं आते हैं, जैसे कि फिजिक्स के नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शन आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ के चला जाना है। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन एकदम से 10 क्वेश्चन केवल इसी के आ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि साइंस का सेक्शन था या फिजिक्स का सेक्शन था। तो इसलिए फिजिक्स को इग्नोर ना करें और उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर तैयार कर लें। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो बिल्कुल अजीब से आते हैं, टफ आते हैं, जैसे न्यूमेरिकल आ गया था एक आरू का, उसको आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन जो बाकी की मेन चीज़ें हैं, जो बाकी के मेन चैप्टर्स हैं, वो आपको तैयार होने चाहिए। तो इसलिए फिजिक्स को जरूर पढ़ें। केमिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन था आने की उम्मीद रहती है और आते भी हैं, इसलिए इसमें भी जो मेन चीज़ें हैं वो आप जरूर पढ़ लें, जैसे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह है, पॉलीमर वगैरह है, या जो आपके मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसमें रोडेंटिसाइड कौन सा है, कीटनाशक कौन सा है, इंसेक्टिसाइड कौन सा है। तो ये सब जो चीज़ें होती है ना बेसिक मैच द फॉलोइंग वाली, ये सब पीवाईक्यू वगैरह में भी मिल जाती है, घटना चक्र वगैरह में। तो इसको आप जरूर फॉलो कर लें, इसको जरूर पढ़ लें। और बायोलॉजी तो देखो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमेशा से, मतलब पिछले 4-5 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो बायोलॉजी ही सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था। तो बायोलॉजी का इस बार क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको भूल जाओगे कि बस हो गया, हम लोगों का बस यहीं तक था। इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ते रहना है, इसमें अपना टाइम देते रहना है। इसके बाद में बात आती है यूपी स्पेशल की। देखो यूपी स्पेशल की बात ये है कि यूपी पीसीएस में यूपी स्पेशल का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। 11-12 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, करंट के क्वेश्चन कम होते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो दिन रात सोते नहीं हैं, उसके चेक करते रहते हैं कि यूपी को कैसे तैयार किया जाए। यूपी स्पेशल की बात अगर आप यूपी पीसीएस प्री के रिगार्डिंग करोगे तो इसमें करंट के क्वेश्चन कम आते हैं और स्टैटिक के ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए यूपी पीसीएस में तो इसको बहुत ज़्यादा लेकर के परेशान नहीं होना है, लेकिन आरओ में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, 20 तक भी मैक्सिमम चले जाते हैं और कम से कम 10-12 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इसलिए यूपी स्पेशल को आपको ठीक ठाक पढ़ना है, प्रायोरिटी पर रखना है, इसको भूलना नहीं है। इसके अलावा बात की जाए अगर पॉलिटी और इन्वायरमेंट की, देखो पॉलिटी एक प्रॉपर स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब इसमें वही चीज़ें आज भी पूछी जा रही हैं जो 5-10 साल पहले पूछी जाती थी और रिपीटेड इसमें बहुत होता है। तो इसमें आप एक भी क्वेश्चन को गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको ढंग से तैयार करें। वही घिसी पट्टी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, यही सब चीज़ें पूछ रहे हैं वो घुमा के। आर्टिकल्स वही गिने चुने जो हैं 315, 318, 320, 324 इलेक्शन कमीशन, 280 फाइनेंस कमीशन, 245 से 255 में क्या है, 148 में क्या है, आर्टिकल 1 से 50 तक के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा आर्टिकल 98 है, जैसे आर्टिकल 78 है, आर्टिकल 55 है, यही सब पूछता है। तो पॉलिटी में ये सारी चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है। इसी तरीके से एनवायरनमेंट की अगर आप बात करो तो देखो एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें उन्होंने अब ये चेंज किया है। इस बार 11 फरवरी को पेपर आपने जो दिया होगा उसमें भी आपने देखा है कि अब वो कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, बेसिक एनवायरनमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी वो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में आपसे पूछना चाह रहे हैं। और बाकी जो लिस्टिंग वाली चीज़ें हैं वो तो आती ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है थोड़े थोड़े। तो इससे ये पता चलता है कि एनवायरनमेंट में जो भी क्लाइमेट चेंज है, एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, फूड चेन है, और इनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे मान लीजिए इकोसिस्टम के बारे में बात की जाए तो कितने
टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, किस में क्या एनर्जी का सिस्टम होता है, तो इन सब का अगर आपको आइडिया होगा तो बेटर वे में आप चीज़ों का आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, इसके भी क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट ही होते हैं, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सेंसस, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमी की अगर बात की जाए, देखो इकोनॉमी में क्या होता है कि स्टैटिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो तो सिलेक्ट टॉपिक से आते हैं, जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो करंट में जो करंट अफेयर्स की चीज़ें चल रही होती है ना उससे मोटिवेटेड होते हैं। बाकी जो पुराने स्टैटिक के क्वेश्चन आएंगे वो वही सब आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाएगा, इन्फ्लेशन के ऊपर आ जाएगा, जो आपके आरबीआई का नेशनलाइजेशन था उसके ऊपर आ जाएगा, जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन था उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, लिबरलाइजेशन था उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपसे जो जैसे ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, नाबार्ड है, ये सब कब बनी है, या ये जो इस तरीके की कोई भी अगर और भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए सिडबी है, सेबी है, तो इनका, या जैसे फेरा है, फेमा है, तो इनका जो ईयर होता है ना उसको या तो क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा या डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। या जैसे कमिटीज़ हैं, कमिटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी यानी कि रुपए की परिवर्तनीयता के ऊपर कमेटी जो थी वो किसके लिए थी, गरीबी के ऊपर जो कमेटी है वो किसके लिए है, लघु उद्योग यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कौन सी कमेटी है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन सी है यानी कि भुगतान संतुलन के लिए। तो इकोनॉमी में ये जो कमिटीज़ और ये सब पुरानी चीज़ें हैं ना, जैसे 5 ईयर प्लान वगैरह था, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस वही आता है, बाकी करंट की जो आएगी वो तो आएगी। और बाकी सेंसस अर्बनाइजेशन में मैंने नोट्स सब कराई दिए थे, तो उसमें से अगर आपको पढ़ के गए होंगे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल गए होंगे, तो वो जो लोग पहले से जुड़े हुए थे वो जानते हैं कि सेंसस वगैरह का मैंने करा दिया था आपको। तो सेंसस अर्बनाइजेशन में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उतना अगर आप रट के गए तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपको उसी में से मिल जाएगा, जो कि मिल भी गया था। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्राण नहीं देने होते हैं। एग्रीकल्चर जैसे एक नया पैटर्न जो आप कहते हो ना, नए पैटर्न के हिसाब से एग्रीकल्चर पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी हो गया है। आरओ का अगर आप मेंस लिखोगे वहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर के थोड़ा सा इनडेप्थ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी प्री में तो आपने देखा ही होगा कि हर साल का ये इनका पैटर्न बना हुआ है कि 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इस बार भी 11 फरवरी का जो पेपर हुआ था उसमें 6 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे। तो अगर आपने एग्रीकल्चर को ढंग से नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, स्टैटिक जीके की अगर आप बात करोगे तो यूपी पीसीएस के केस में, यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टैटिक जीके क्वेश्चन 1, 2, 3 बस इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। आरओ की आप बात करोगे तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हर हालत में आते हैं, मतलब श्योर होता है। यूपी पीसीएस में कई बार कहो 1, 2, 3 आए, कहो एक ही आए, कहो एक भी ना आए, लेकिन आरओ में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं स्टैटिक जीके के। और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रैंडम भी हो जाता है, क्योंकि स्टैटिक जीके को अलग से ऐसे कोई तैयार नहीं करता है, और कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं, कहीं ना कहीं सुना भी होता है, लेकिन उस समय प्रेशर कंडीशन जब होती है, जब स्ट्रेस होता है पेपर सॉल्व करते टाइम, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए स्टैटिक जीके को भी अलग से थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन ये जो प्रायोरिटी मैंने आपको बताई है इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मतलब इसमें से जैसे ज्योग्राफी है, मॉडर्न हिस्ट्री है या साइंस में है, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि गलत ना हो, और इनको आपको फोकस पहले करना है, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट हैं। यूपी स्पेशल ठीक ठाक है, मतलब एवरेज वाला है। पॉलिटी, इन्वायरमेंट को इनको ध्यान देना ही देना है। और इनको क्या है कि आप थोड़ा सा मतलब या तो पहले आपने पढ़ रखा है तो अभी ना भी पढ़ो चलेगा, या थोड़ा बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कंप्लीट करने में समय लगता है, तो उसको जितना पहले कर लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद एक जो सेक्शन है वो छूट गया है, तो वो है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए सीधा सीधा जान लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही गलत होती है कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले आप जाग रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि कोई भी एक ईयरली कंपाइलेशन उठा लिया या कहीं से कोई भी कुछ भी चीज़ मिल गई एंड उसको लेकर के रट लिया, कोई भी एनुअल किताब रट ली, हिस्ट्री रट ली, ये रट लिया, वो रट लिया। उसमें इतना डेटा होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, पहले से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक तो उसको फिल्टर नहीं कर पाओगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट छांट भी लोगे ना उसको भी पढ़ने में और रिटेन करने के लिए बहुत समय चाहिए। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन सही करना अलग चीज़ है। आपने एक बार 2 बार पढ़ा, उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। वो जस्ट आपके उससे फैमिलियर हो गए हो, आपने उसको देख लिया है, आपको पता है कि चलो ये चीज़ है, चल रही है न्यूज़ में। लेकिन जब एग्जाम में चीज़ें आती हैं ना, 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, तो वो चीज़ आपको कंफ्यूज कर देती है। तो अगर आपको सही आंसर निकालना है उस क्वेश्चन का, तो आपको ढंग से 2 से 3 बार 4 बार अलग से रिवाइज करना पड़ेगा पढ़ने के बाद भी। तो इसलिए करंट अफेयर्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। इसके लिए मेरा एक ऑलरेडी कोर्स चल रहा है प्रधान का, तो अगर जिसको ज्वाइन करना हो तो मैं एक डाल दूंगा टेलीग्राम वगैरह पे, लिंक वगैरह वो डाल दूंगा, तो उसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस है, और उसके थ्रू आप करते रहोगे तो आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और इसके थ्रू आप तैयार करते रह सकते हो साथ में। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का गेम खत्म हो जाएगा। देखो, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स आप चला सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ते हो और पूरा उसे खत्म करते हो 10-12 दिन में, 2 हफ्ते में, उसके बाद कोई नया सब्जेक्ट शुरू करते हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। देयर इज नो हार्म विद दिस। इसके अलावा अगर आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चलोगे तो आपको बोरियत नहीं लगेगी। एक जो होता है ना कि मोनोटोनस फील होने लगता है कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट लेकर के बैठे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते मन नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीज़ होती है। इसीलिए कम से कम आपको 2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट्स को करने से एक तो आपकी बोरियत भी नहीं होती है, और साथ में आपके 2 सब्जेक्ट्स तैयार भी होते रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इन्वायरमेंट, पॉलिटी और साइंस, इनका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वरना ये सुसाइड की तरह है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड लाइन्स पे होते हैं। इसके बाद अगर बात की जाएगी करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में 100 में 100 सही करने की मत सोचो। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में 20 सही करने की तरफ मत जाओ। अगर 30 क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आ रहे हैं
या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 के 40, 30 के 30 सही करने की मत सोचो, मोर देन एवरेज करने की सोचो। मतलब अगर 30 में से आपने 26 कर लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सही है। फालतू के क्वेश्चन मतलब जो ऐसे क्वेश्चन आए जिसका आपको कोई आइडिया नहीं है, 4 क्वेश्चन में से किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, उनको छोड़ दो। टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 में से अगर आपने 35 कर लिए, 34 कर लिए, अच्छा नंबर है वो। देखो एक बात ध्यान रखना, कितना भी कुछ भी कहीं भी हाथ पैर मार लो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ऐसे आएंगे ही आएंगे, या आरओ में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे करंट अफेयर्स के, जो आपने चाहे कितनी ही मैगजीन क्यों ना पढ़ी हो, कितना ही आपने सोर्स क्यों ना पढ़े हो, 1-2-4 क्वेश्चन आपके बाहर से आएंगे ही आएंगे। इसलिए उनके पीछे अगर बहुत ज़्यादा अपना टाइम आप जाया करोगे, वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप बाकी सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दोगे। इसलिए करंट अफेयर्स में मोर देन एवरेज का टारगेट करो। अगर 80% तक, 75% तक या 85% तक भी आप करंट अफेयर्स को सही कर ले जाते हो, आपका सिलेक्शन किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। वरना क्या होगा जानते हो, आपको करंट अफेयर्स के लिए 5 सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, 4 सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, या 3 सोर्स ढंग से आपको करने पड़ेंगे। तो फिर सिर्फ करंट अफेयर्स ही थोड़ी ना पढ़ना है ना, बाकी भी तो चीज़ें हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये कौन पढ़ेगा? कोई और आपकी जगह एग्जाम देने थोड़ी ना आएगा, आप ही को तो करना है। सो इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत ही स्मार्टली करना है। पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एग्जाम के पहले कोई एक एनुअल कंपाइलेशन लेकर के अपना देख लो कि भाई ठीक है कुछ मेरा छूटा तो नहीं, और जो छूटा है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इवन अखबार ही उठा लो, अभी अखबार आप उठाओगे, आप दैनिक जागरण उठा लो, हिंदुस्तान उठा लो, आधी चीज़ें उसमें दी होंगी, आधी चीज़ें उसमें दी नहीं होंगी। सो ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन मोर देन एवरेज जो मेन चीज चल रही है ना, वो आपसे नहीं छूटनी चाहिए। जैसे चंद्रयान मिशन है, आदित्य एल1 मिशन है, अब भाई ये सब आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये किसी मैगजीन में दिया हो चाहे ना दिया हो, वो आपको उतना कर लेना है अपने बेसिक उससे। इसके अलावा बात की जाए अगर, तो जो फैक्ट्स हैं उनको कॉन्सेप्ट्स के साथ में इक्वली फोकस करना है। देखो कितना भी आपको लोग बताएं या इधर उधर आप कुछ भी देखो और कुछ भी आपको डराया जाए, कुछ भी किया जाए, आपको कितना भी ये बोला जाए कि भाई ये पेपर पैटर्न ऐसा हो गया है कि बस अब तो यूपीएससी बन गया है, यूपीपीसीएस, और अब फैक्ट्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। यूपीपीसीएस जब तक रहेगा तब तक उसमें फैक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे लेकिन फैक्ट्स की जगह नहीं ले लेंगे वो। हाँ ठीक है, पहले क्या होता था कि पूरा पेपर फैक्चुअल होता था, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते थे। अब क्या है कि उन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वाले, इनको 50-60 कर दिया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आपको दिखने लगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हो गए, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें टाइम लगता है बेसिकली। देखो क्वेश्चन वो टफ नहीं होते हैं, पूरा सीन ये होता है कि उसमें 2 स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। पहले आपको 1 लाइन का क्वेश्चन मिलता था, 4 ऑप्शन मिलते थे, आपने तुक्का जो भी आपको गैस लगाना था, जो भी आपको आंसर उसमें टिक करना था, आपने किया एंड देन आपने बबल किया एंड आप आगे बढ़ गए। अब क्या सीन है कि आपको 2 स्टेटमेंट दे दी जाती है, 1 और 2। अब उसमें पूछ लेता है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये इसका करेक्ट रीजन है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट पहले तो पढ़नी है, फिर दोनों को एनालाइज करना है, फिर दोनों को आपको कनेक्शन देखना है कि भाई इसको ये सही में इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये जो असर्शन दिया गया है वो उसका रीजन है या नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि ये टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग होने की वजह से ना प्रेशर के चक्कर में इंसान गलत कर देता है। अगर आपने इसको पढ़ने में 1 से 2 मिनट लगाए उसको पूरा एनालाइज करने में, तो यहाँ पर टाइम का इशू होता है, इस वजह से गलत होता है। अगर आपको यही अगर 10-15 मिनट दे दिए जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 100 में से 99 लोग कर लेंगे आराम से, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। सो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इनके लिए आपकी जो रीडिंग स्किल है, जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, यानी कि जो प्रैक्टिस से आती है, वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आपको पहले से ही हर संडे सेशनल टेस्ट लगाने के लिए बोलता हूँ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रहे कि आप बाद में इन सब चीज़ों को लेकर के आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं आपको एक जो चीज़ है वो और बता देता हूँ। 20 अप्रैल से ये चीज़ आपको डेली करनी है कि कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेकर के 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 3 से 4 घंटे प्रीलिम्स को आपको देने हैं, जिसके पास बहुत कम टाइम है वो 3 घंटे देगा, वरना 4 घंटे आपको देने हैं। 2 सब्जेक्ट लो, 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ो, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ो, 2 घंटे पॉलिटी पढ़ो, 2 घंटे एनवायरमेंट पढ़ो, कोई भी 2 कॉम्बो अपने साथ बना लो, ठीक है। संडे को टेस्ट दो। अब टेस्ट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखो भाई, अभी जब यूपीपीसीएस 17 मार्च को होने वाला था, ठीक है, उसके पहले भी ध्येय, आईएएस, जीएस, वर्ल्ड, इन सब की टेस्ट सीरीज चली थी। तो उनके जितने भी टेस्ट सीरीज थे ना, उनके स्टार्टिंग में जो 8, 10, 11 टेस्ट होते हैं ना, वो सबके, जैसे दृष्टि आईएएस है उनका भी यूपीपीसीएस का टेस्ट चला था, तो उन सबके जो स्टार्टिंग के टेस्ट होते हैं ना, 7 से 8 टेस्ट तक, 7 से 8, जैसे दृष्टि है उसमें भी 7 तक होते हैं, ध्येय वगैरह में आपको 7-8 तक मिलते हैं, 8 मिलते हैं, जीएस वर्ल्ड में भी आपको 10-12 तक। तो ये सब सेक्शनल होते हैं, उनको आप देख लो, मिल जाएंगे आपको। थोड़ा सा हाथ पैर मारोगे तो डेफिनेटली मिल जाएंगे, वरना डेली वगैरह में कई कोरियर शॉप वगैरह है, वहाँ से मंगा सकते हो। और उनको लेकर के प्रैक्टिस करो। जैसे हिस्ट्री आपने हफ्ते भर पढ़ी, 2 हफ्ते आपने पॉलिटी पढ़ी, तो पॉलिटी का एक टेस्ट लगा लिया। 2 हफ्ते आपने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी का एक टेस्ट लगा लिया। स्टार्टिंग में आपके 100 में से 10, 15, 20, 30, 40 ही सही होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही 100 में 100 सही हो जाएंगे, बट बाय द एंड ऑफ योर प्रोसेस, बाय द एंड ऑफ योर साइकिल जो आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने अगर 3 हफ्ते सपोज अगर हिस्ट्री को देने का देखा है कि 3 हफ्ते हिस्ट्री पढ़ेंगे या 3 हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो 3 हफ्ते बाद जब टेस्ट दोगे तो आपके 100 में से कहीं ना कहीं 80-90 क्वेश्चन बनने लगेंगे, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो। और यही होता है हर सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज वे में तैयार करने का तरीका। अब आरओ है तो आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर चली थी, DIS की और GS वर्ल्ड वगैरह की। DIS की तो चली थी, सो उसके भी टेस्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बात करोगे अगर डेली वगैरह में इधर उधर, जैसे आपकी अगर सिटी में नहीं भी मिल रही है तो डेली वगैरह में कोरियर शॉप पे बात कर लो, रखी रहती है, मिल जाता है। वरना इधर उधर टेलीग्राम ग्रुप पर सिर्फ बैच थोड़ी ना ज्वाइन किए जाते हैं, टेलीग्राम पर सिर्फ बैच ज्वाइन कर लिया। अरे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप वगैरह हैं जहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह खुद मिल जाते हैं। तो जहाँ पर कहीं पर टेस्ट वेस्ट मिले उनको लेकर के उनको डाउनलोड कर लो, उनका प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल करके उनको संडे लगा लो।
या इसके अलावा और भी मार्केट में ऐसे नॉर्मल बुक्स मिल जाती हैं यार। कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब आपको इन्हीं का लगाना है, किसी और का लगा लो, मिल जाएगा आपको। अपने दोस्तों वगैरह से बात करोगे, कोई ना कोई आपको 10-15 टेस्ट 20 टेस्ट भेज देगा, बस उसको लो और लगाओ। बाकी बहुत से नॉर्मल पब्लिकेशन भी है, उनकी भी बुक वगैरह आती रहती है, तो जिनकी किताब मिल जाए उनकी किताब लेकर के लगा लो। आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस के लिए अब प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें वो क्वेश्चन कुछ भी भेज रहे हैं, कुछ भी उसमें क्वेश्चन बना के दिए दे रहे हैं। थोड़ा इंसान जिसने आपको मतलब टेस्ट जिसका आप लगा रहे हो उसको थोड़ा अकल होनी चाहिए, उसको थोड़ा सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई यूपीपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब वो जिस पॉलिटी में या हिस्ट्री में ज्योग्राफी में जिन टॉपिक्स पर उसका ध्यान है, जो टॉपिक्स यूपीपीएससी पूछ रहा है उसको दिया नहीं है, बाकी अपने मन से कुछ भी कहानी गढ़ दी है, तो ऐसे नहीं होता है। तो वो टेस्ट लगाओगे तो आप भी डूबोगे, और बाकी जिसने दिया है तो वो तो अपना टेस्ट बेच के निकल ही जाएगा। तो इतना बेसिक स्किल आपको होना चाहिए। मतलब अब आपको टाइम हो चुका है, आरओ क्लियर पढ़ते पढ़ते आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 8 महीने करीब आपको होने जा रहे हैं। यूपीपीएससी के लिए भी आपको थोड़ा आइडिया तो है ही, तो इसलिए अब आपको इन सब चीज़ों को पकड़ना आना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को टू द पॉइंट जज करते रहो। 2 दिन भी कहीं अगर खराब होते हैं तो उसको एनालाइज करो, 4 दिन भी अगर अच्छा करते हो तो उसको ट्रैक करो कि ओके ठीक है, इस हफ्ते में मैंने 4 दिन ढंग से पढ़ाई की है। इस तरह से खुद के लिए अकाउंटेबल रहोगे, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करोगे, कोई तुम्हारा रिजल्ट रोक नहीं सकता है। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हो चाहो तो यूट्यूब पर, तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनु चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, मेरी फोटो लगी हुई है, मिल जाएगा। बाकी ये प्रीलिम्स आरओ यूपीपीएससी का मैंने आपको पूरा बता दिया है, इतना ही है। बाकी बुक्स वगैरह के लिए बहुत से लोग परेशान होते हैं। देखो भाई, बुक्स का पहले बता देता हूँ तुमको कि जो जीसी और ल्यूसेंट इनको अपने पास रखो ही रखो। कुछ चीज़ें ल्यूसेंट में ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया दी गई हैं, लिस्टिंग वगैरह दी गई हैं, बहुत सी टेबल्स दी गई हैं, उनको सबको रट लो। ऐसे अगर पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। 1-2 बार मेहनत करके उसको रट लोगे, वो तुम्हें ताउम्र याद रहेंगी, जीवन भर याद रहेंगी। जब एग्जाम दोगे हेल्प मिलेगी उसकी, बस आपको रिवाइज करना रहेगा। इसको रट के अलग कर दो, उसको फिर उससे दिल नहीं लगाना है। इसी तरीके से जो घटना चक्र है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम समय में आपको पीवाईक्यू का एक्सप्लेनेशन दे देती है, काफ़ी हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक। तो उससे क्या होता है कि आपकी काफ़ी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, और जो तैयार होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, टू द पॉइंट होता है। जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं समझ लो वही होता है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी बताया, हिस्ट्री बताया, फिजिक्स बताया, यूपी स्पेशल है, पॉलिटी है, इन सबका एक सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 1 एक स्टैंडर्ड सोर्स आपके पास होना चाहिए। स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है कोई बात नहीं, कोई कोचिंग का मटेरियल अगर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी उसमें ढंग से चीज़ें दी गई हैं और टू द पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब छाप दिया, 4 किताबें एक ही में छाप दी तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता है। वो तो फिर 4 किताबें ले लेते अलग से ना, फिर बुक स्टोर से ले लेते। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है, नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने 6 किताबों को एक में कंपाइल कर दिया और बेच दिया, नहीं। नोट्स का मतलब ये होता है कि जो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आपने 100 चीज़ों में से 50 चीज़ें फिल्टर करके बच्चे को दे दी, और उन 50 चीज़ों में से ही 25 चीज़ें या 20 चीज़ें एग्जाम में आ गई। ये होती है नोट्स की वैल्यू। अब ये दिमाग आप लगाओ कि आपके पास जो सोर्स है वो इस लायक है या नहीं है। बेस्ट सोर्स वो होता है जिसमें आपकी मैक्सिमम चीज़ें एक जगह मिल जाती हैं। आप जो कहते हो ना कि कौन सा सोर्स बेहतर होगा, सोर्स बेहतर होने की पहचान इस तरह से की जाती है कि आपकी मैक्सिमम चीज़ें एक जगह मिल जाएं। 100% तो देखो किसी में नहीं मिलती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा मिल जाए 80%, 90%, वो सोर्स आपका बेहतरीन हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से एनालाइज कर लो। बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे अब देखो किताबें अच्छी आती ही रहती हैं। जैसे दृष्टि को एक बुक है, काफ़ी अच्छी किताबें हैं, उनको भी पढ़ लोगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा परीक्षा वाली है, काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है, उनकी भी किताब काफ़ी अच्छी होती हैं। तो अपने हिसाब से देख लो कि किसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है और जो चीज़ें आपको नहीं आती वो उसमें दी हैं या नहीं दी हैं। ऐसे ही हर सब्जेक्ट का एक सोर्स पकड़ लो। यूपी स्पेशल की ये कोई तत्वसार आती है, उसको ले लो, उससे काम बन जाएगा। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कर लो, लक्ष्मीकांत क्योंकि आपको अब तो मेंस का भी करना है तो लक्ष्मीकांत ले लो, वरना लूसेंट और घटना चक्र परीक्षा वाली ये सब मिला करके आराम से काम बन जाता है। तो कोई भी एक सोर्स अपने हिसाब से ले लो। 50 लोग आपको बुक लिस्ट बता चुके हैं, जो आपको अच्छा लगे कोई एक सोर्स फॉलो कर लो। सोर्स से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उसको करते कैसे हो, हाउ टू डू दैट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉट इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। किताबें आपको मालूम है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई किताब है या उसमें कोई ऐसी चीज़ लिखी है कि जो उससे पढ़ेगा उसी को वो चीज़ें पता लगेगी जो एग्जाम में आने वाली है। आई होप कि अब आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपके डाउट कोई भी हैं आरओ यूपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा, मैं अगेन उस पर बात कर लूँगा। और इसके बाद से अब डायरेक्ट प्रीलिम्स और मेंस की चीज़ें आती रहेंगी। अब जो पीछे छूट गया वो छूट गया भाई, उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है। अब जितने भी लोग यहाँ से लग चुके हैं वो सब लगे रहें। मेंस के लिए भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, प्रीलिम्स के लिए भी बताता रहूँगा। जितने लोग यहाँ से शुरू कर दिए हैं पढ़ना वो डेफिनेटली एक एज लेकर के जाएंगे। अभी भी मैं कह सकता हूं कि अप्रैल के अंत तक लोगों के पास मौका है। आप लोगों के पास ये मेरा वीडियो अगर 10-15 दिन बाद भी आपके पास पहुंच रहा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने पैरों में जो भी चीज़ें हैं वो बांध लीजिए और शुरू हो जाइए। अब दौड़ना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, और जितना चीज़ें आपकी पुरानी छूट गई हैं उनको जल्दी से जल्दी कवरअप करने की कोशिश कीजिए। अभी भी यहाँ से आप कर ले जाएंगे। यहाँ से देर कर देंगे तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं या जो पहले से 6 महीने से लगे हुए हैं या जो आरओ में 11 फरवरी वाले पेपर में ऑलरेडी 130-140 नंबर करके बैठे हुए थे, वो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। उनको फिर वो ऐसे काले घोड़े बन जाएंगे
जिनको पकड़ना नामुमकिन होगा। तो इसलिए यहाँ से देर ना करिए। थैंक यू सो मच।